ही है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ये तो था एल्केन प्रिपेयर करने के लिए। अब अगर हमें एल्कीन चाहिए तो एल्कीन को प्रिपेयर करने के लिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स यूज होते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट जैसे कि अगर यहाँ पोटेशियम की जगह H होता तो ये कौन सा एसिड होता बेटे? नाम? सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड। मैलिक तो तब होता जब बीच में डबल बॉन्ड होता। तो ये सक्सिनिक एसिड है, तो ये उसका पोटेशियम सॉल्ट है। पोटेशियम सक्सिनेट इज व्हाट वी कॉल इट। वही इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं। अब सीधा शॉर्टकट देखो, कंसेप्ट तो वही है, तो मैं सीधा शॉर्टकट वाला प्रोडक्ट बना रही हूँ। यहाँ से ये तोड़ोगे दोनों तो आपके पास ये वाला रेडिकल बन जाएगा। आई वुड से फ्री डाई रेडिकल। यस मैम। है ना? यस मैम। अब क्या होगा, नॉर्मली जब फ्री रेडिकल होता था तो दो फ्री रेडिकल्स कंबाइन करते थे, लेकिन यहाँ फ्री डाई रेडिकल है, तो डाई रेडिकल में से ये जो ऑड और ऑड इलेक्ट्रॉन है ये पेयर अप कर जाएंगे। ये देखो, ये इधर, ये इधर, और आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट, दैट इज इथीन। बाकी की कहानी सेम है ना, वो एक बार डिस्कस कर तो ली कि भी कैथोड पे हाइड्रोजन मिलेगा, सॉल्यूशन में NaOH KOH बचेगा, वो तो सब चलेगा इसके अंदर। तो ये इथीन आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। समझ में आई मेरी बात? यस मैम। अच्छा, ये था आपके पास एल्कीन प्रिपेयर करने के लिए। उसके अलावा एल्काइन प्रिपेयर करने के लिए क्या होगा? अगर एल्काइन चाहिए तो एल्काइन प्रिपेयर करने के लिए बेटा अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड salts are used. For example, अब ये कौन से एसिड का सॉल्ट है? मैलिक एसिड। मैलिक या फ्यूमेरिक कोई भी हो सकता है, फ्यूमेरिक भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सोडियम मैलिएट और सोडियम फ्यूमरेट भी चलेगा। फ्यूमरेट मतलब फ्यूमेरिक एसिड का सॉल्ट। फिर वही बेटा एक्वस सॉल्यूशन लेना है, इलेक्ट्रोलिसिस कराना है या करंट पास कर देना है। शॉर्टकट तो वही है, यहाँ से ये CONA निकाल दिया और आपके पास जो बचा वो ये है CH डबल बॉन्ड CH, अगेन फ्री डाई रेडिकल। अब ये ऑड और ऑड इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से पेयर कर जाएंगे और आपके पास जो मिलेगा ये देखो इथाइन बन गया। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस मैम। चलो अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस का ही कंसेप्ट है। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट है, एक्वस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस या करंट एक ही बात है। क्या करना है, शॉर्टकट तो यही है, ये CO के तोड़ दो यहाँ से दोनों। आपके पास इनिशियली ये बन गया, अब क्या करें इसके बाद? बोलो। एल्काइन बना दो। एल्काइन बना दें? हम नहीं
Ring. क्यों नहीं? एल्काइन क्यों नहीं? क्योंकि फिर वो sp कार्बन हो जाएंगे, स्ट्रेन ही बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर तो। बिल्कुल जी। sp कार्बन में तो लीनियर ज्योमेट्री होनी चाहिए, और लीनियर ज्योमेट्री मींस बॉन्ड एंगल शुड बी 180 डिग्री। 180. लेकिन रिंग में तो किसी भी तरह 180 हो नहीं सकता ना, रिंग बंद होने के लिए ये अंदर 180 से तो काफी कम है। यस मैम। एंगल स्ट्रेन इज वेरी वेरी हाई, इसीलिए तो कल आपको एंगल स्ट्रेन समझाया है। तो ये नहीं बनता, मैं यहाँ क्रॉस लगा रही हूँ बेटे, आप भी लगा लेना, नहीं तो बाद में कहोगे आपने लिखवाया था। ठीक है, तो इसमें मैंने क्रॉस लगा दिया कि ये नहीं बनता, क्योंकि sp हाइब्रिड में लीनियर होना चाहिए। फिर क्या बनता है? बनता क्या है देखो, फिर कोई बात नहीं, इसके 2 मोल तो कंबाइन कर ही सकते हैं ना। ये देखो क्या होता है, ये ऑड इलेक्ट्रॉन और ये ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर कर जाएंगे। ऐसे ही बेटा ये वाला ऑड इलेक्ट्रॉन और ये वाला ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर कर जाएंगे, आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। मेरी बात समझ में आई? यस मैम। Yes, ma'am. और देखते हैं, ये CH2 CO के अगेन करंट पास किया, क्या करोगे? यहाँ से भी एक निकालोगे, यहाँ से भी एक निकालोगे। आपके पास जो बनेगा कार्बीन बन गई ना, हाँ यस मैम। Yes, ma'am. विच इज ट्रिपलेट कार्बीन, दोनों अलग अलग ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं। Yes. अब एक में से तो कुछ हो नहीं सकता, है ना, तो फिर 2 ही जुड़ेंगे इसके जैसे। ये देखो, ये एक कार्बीन, ये दूसरी कार्बीन। अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन ये वाला भी पेयर कर जाएंगे ऐसे, और ये वाला भी, और आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा इथीन मिल जाएगा। ये आपका आंसर है। और देखते हैं आगे, अगेन CONA निकाल दिया यहाँ से, फ्री रेडिकल ये वाला मिला, फ्री डाई रेडिकल, तो इसमें से ये प्रोडक्ट मिलेगा कि यहाँ पे ये बॉन्ड बना ले ऑड और ऑड इलेक्ट्रॉन। यस और नो? Angle 3. नहीं बनेगा ना, फिर वही बात, कल इतनी तो कहानी समझाई, किस लिए समझाई? Angle 3. साइक्लोप्रोपेन में तो एंगल स्ट्रेन बड़ा हाई होता है। यस मैम। ठीक है, सो दिस हैज हाई एंगल स्ट्रेन, इसीलिए तो नहीं बनता। और फिर क्या बनता है ये भी देखते हैं, क्या बनता है? 2 मोल्स कंबाइन कर जाएंगे, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन बनेगा, सॉरी साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। और 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स तो बड़ी स्टेबल भी होती है ना बेटा, यस मैम। है ना। ये देखो, ये ऑड और ये ऑड यहाँ पेयर कर जाएंगे, ये ऑड और ये ऑड यहाँ पेयर कर जाएंगे। ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन बन गया। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो साइक्लोप्रोपेन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, माइनर प्रोडक्ट कह दो फिर, लेकिन ऑर्गेनिक में आप जब आंसर देंगे तो आप माइनर प्रोडक्ट थोड़ी देंगे, आप तो मेजर प्रोडक्ट ही दोगे। यस मैम। ठीक है। जो चीज कम स्टेबल है उसके बनने के चांसेस भी तो कम ही है, जो ज्यादा स्टेबल है वही बनेगी प्रेफरेबली। ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब आते हैं जी कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस की लिमिटेशंस पर। एक बात बताओ, मीथेन बना सकते हो इससे?
नो मैम No, No, ma'am. ma'am. नो मैम मीथेन इससे भी नहीं बना सकते, मीथेन वर्ड से भी नहीं बना सकते। What? Yes, ma'am. अच्छा, मीथेन बनाने की कोशिश कर ले अगर फॉर्मिक एसिड सॉल्ट यूज कर लिया तो, अगर हमने फॉर्मिक एसिड सॉल्ट यूज किया तो, इफ फॉर्मिक एसिड सॉल्ट salt solution is electrolyzed, what will happen? Let's check. कोई ले लो फॉर्मिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, तो क्या हाइड्रोजन होगा? ऑटोमेटिकली बन जाएगा। देखो ये फॉर्मेट आयन, पोटेशियम आयन, उधर से वाटर तो है ही है, ये वाटर है, केटायंस गो टू कैथोड एंड आयंस गो टू एनोड, तो कैथोड पे तो हाइड्रोजन ही डिस्चार्ज होता है, Yes, ma'am. और इधर ये फॉर्मेट आयन एनोड पर, तो एनोड पे क्या मिलेगा? मैं तो बस यही जज करने की कोशिश कर रही हूँ। एनोड पे आपके पास ये 2 मोल फॉर्मेट, सीधा लिखती हूँ शॉर्टकट में, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकली होंगी और साथ में हाइड्रोजन। Hydrogen. मतलब ये एक ऐसा केस हो गया जहां कैथोड पर भी हाइड्रोजन मिलती है और एनोड पर भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन Hydrogen. बट हाँ मीथेन तो नहीं प्रिपेयर होता, ये पहली लिमिटेशन है। यस और ये हम कर ही चुके हैं कि अगर 2 अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट्स यूज करेंगे तो 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलेगा, जैसे हमने ये देख ही लिया बेटा पीछे, ये देखो प्रोपायोनेट और एसीटेट को मिक्स किया था तो 3 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिला था ना बेटा, यस मैम तो ये दूसरी लिमिटेशन है। और तीसरा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स नहीं दिखाते हैं, क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि इससे अगर बनेगा तो फिनाइल फ्री रेडिकल बनेगा, फिनाइल फ्री रेडिकल तो बड़ा अनस्टेबल होता है। यस मोर ओवर एक और वही क्यों नहीं बनता, उसका रीजन ये है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। Yes, ma'am. आप रेजोनेंस देखो ये कॉन्जुगेशन में, यस मैम तो ये बॉन्ड इधर को CO खींचेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो है ना, Yes, ma'am. यस मैम इसलिए बॉन्ड का टूटना, इधर ही दिखा देती हूँ, ये इधर ये इधर, बॉन्ड का टूटना इतना आसान तो है नहीं, इसलिए एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप करंट पास कर दिया, प्रोडक्ट पूछ लिया, सो देयर इज नो रिएक्शन, दे डू नॉट शो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। समझ में आई मेरी बात? यस मैम Yes, ma'am. तो ये सेकंड मेथड था बेटा कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसमें एल्केन एल्कीन एल्काइन सारा कवर हो गया। अब आते हैं हम सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। व्हाट इज सोडा लाइम? बेटा सोडा लाइम मिक्सचर होता है NaOH और CaO का। Right. NaOH को कॉस्टिक सोडा कहते हैं और CaO को लाइम कहते हैं। तो NaOH और CaO का मिक्सचर जो है दैट इज सोडा लाइम। इसमें से रिएक्ट सिर्फ NaOH करता है, CO क्या करता है अभी उसकी बात करूंगी, बट रिएक्शन सिर्फ NaOH का ही होता है। क्या रिएक्शन है? आप कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लेते हो या इसकी जगह कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते थे, क्योंकि देखो आपने उसमें NaOH डालना है, आप एसिड में बेस डालोगे क्या मिलेगा? Salt. Salt. तो अपने आप अगर Salt आप and water. ले भी लेते, सॉल्ट एंड वाटर, अगर बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड ले भी लेते तब भी तो वो ये सॉल्ट अपने आप बना ही लेता। यस मैम Yes, ma'am. अच्छा प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो देखते हैं। हीट करना पड़ता है, यहां से Na2CO3 निकल जाता है, ये निकल गया, और आपके पास जो प्रोडक्ट मिला RH, द एल्केन। अगर CH3 में H जोड़ोगे तो मीथेन बनेगी, इथाइल में H जोड़ोगे तो इथेन बनेगी, सो ऑन।
रिएक्शन सीओ सिर्फ कैटलिस्ट का काम करता है, रिएक्शन NaOH ही शुरू करता है। जैसे कोई एग्जांपल ले लो, आप सोडियम एसिटेट ले लो, सोडियम एसिटेट, थोड़ा हीट किया आपने इसको सीओ की प्रेजेंस में, तो यहां से ये निकल गया, तो मीथेन मिल गया। अच्छा, अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड होता तो फॉर्मिक एसिड के साथ ये Na2CO3 निकाल दूं, क्या प्रोडक्ट मिलेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अच्छा, व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स? जितने कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में है, क्या प्रोडक्ट एल्केन में उतने ही कार्बन एटम है? -1। -1 -1 है ना? आप Yes. CH3COONA से शुरू कर रहे थे, 2 कार्बन थे इसमें, प्रोडक्ट में तो एक ही कार्बन है, तो डिसेंट ऑफ सीरीज बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। यस, दिस इज डिसेंट ऑफ सीरीज। अच्छा, सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम एक मिक्सचर है NaOH और CaO का 3:1 रेशियो में। जब 3:1 रेशियो में हम NaOH और CaO लेते हैं, इसमें CaO का फंक्शन क्या है? 2 फंक्शन है। 1, CaO NaOH को ड्राई रखता है, अदरवाइज NaOH डेलिक्वेसेंट है। व्हाट यू मीन बाय डेलिक्वेसेंट? What? वाटर एब्सॉर्ब कर वाटर एब्सॉर्ब करता है एयर में से यस और उसमें घुल भी जाता है, ठीक है? तो अदरवाइज वो डेलिक्वेसेंट था, लेकिन बेटा CaO उसको ड्राई रखने में हेल्प करता है। और दूसरा, ये हाई टेम्परेचर पे ही होता है बेटा, तो CaO हेल्प्स टू मेंटेन हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है ताकि कंप्लीट डीकार्बोक्सिलेशन हो जाए। ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए और कुछ रह जाए मॉलिक्यूल्स, सो कंप्लीट डीकार्बोक्सिलेशन हो जाए, इसलिए। तो ये 2 मेन फंक्शंस है बेटा। और इससे सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन से मीथेन प्रिपेयर हो सकती है। यस मैम कर तो लिया हमने, ये देखो ये मीथेन प्रिपेयर हो गई यहाँ पे। तो जहां वर्ड्स और कोड से नहीं हो सकती थी, सोडा लाइम से हो जाती। और इसका मैकेनिज्म, इसका इंटरमीडिएट बेटा, दैट्स अ कार्ब एनायन। अभी बताती हूँ मैकेनिज्म, बट कार्ब एनायन इंटरमीडिएट है। और अगर कार्ब एनायन है तो कौन से ग्रुप्स कार्ब एनायन को स्टेबलाइज करते हैं? विड्रॉइंग बिल्कुल जी, विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं, डोनेटिंग ग्रुप डिस्टेबलाइज। इसीलिए अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन के लिए रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, और डोनेटिंग लगे होंगे तो कम हो जाएगी। सोडा लाइम NaOH और CaO का मिक्सचर है 3:1 रेशियो में। CaO के 2 फंक्शन, NaOH को ड्राई रखने में हेल्प करता है, अदरवाइज वो डेलिक्वेसेंट है। हाई टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है ताकि कंप्लीट डीकार्बोक्सिलेशन हो जाए। बाकी यहाँ मीथेन प्रिपेयर हो सकता है, ये डिसेंट ऑफ सीरीज भी है। अब देखते हैं मैकेनिज्म। बेटे, आपके पास अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू किया तो सबसे पहले तो ये होगा कि कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। कार्बोक्सिलेट सॉल्ट मींस RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ऐसे ही होता है ना कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। Yes, ma'am. यस मैम और कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस होती है, कौन सी टाइप की? Equivalent. इक्विवेलेंट। इक्वल ये नेगेटिव चार्ज इधर जाता है, ठीक है? यहाँ पता है क्या होता है, यहाँ इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 निकलती है। हम वर्ड डीकार्बोक्सिलेशन क्यों यूज कर रहे हैं? डीकार्बोक्सिलेशन यही तो है, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। एक्चुअली जब यहाँ O नेगेटिव इधर आता है
तो ये बॉन्ड टूट जाता है, अल्काइल ग्रुप के पास चले जाते हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये इस तरह से डिसोसिएट होता है कि ये देखो, अब ये O नेगेटिव इधर चला गया, C डबल बॉन्ड O ऑलरेडी है, इधर भी एक डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो ये बन गया जी, ये क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 और साथ में R नेगेटिव इज द एल्काइल कार्बन कार्ब एनायन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये CO2 बन गई। CO2 बन तो गई थी, लेकिन CO2 आगे NaOH डाला हुआ है आपने, तो NaOH के साथ रिएक्शन शो करेगी और क्या बना देगी, Na2CO3 प्लस वाटर ऑफ कोर्स, है ना, ये Na2CO3 बन गया। उधर से वो जो R नेगेटिव है उसने क्या किया, उसने वाटर में से एक H पॉजिटिव ले लिया, RH द एल्केन, और OH नेगेटिव, पहले इतने सारी NaOH थी, थोड़ा और भी OH नेगेटिव हो जाएंगे, बच जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा, ये बन गया प्रोडक्ट। और यहाँ इंटरमीडिएट कार्ब एनायन है, इसीलिए बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स डिक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड कहूं या सॉल्ट, है ना, उसका रीजन तो यही है बेटा कि इंटरमीडिएट इज अ कार्ब एनायन। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ऐसे ही होता है ना, यस मैम। इसलिए ये थी बेटा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। तो बस आपने कार्बन जो है वो घटा देना, और तो कुछ नहीं करना, डिसेंट ऑफ सीरीज करवा देनी है, एक कार्बन कम वाला एल्केन बनेगा कि 1 कार्बन एटम लेसर। उसके बाद अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जी रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, कि एल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करानी है। बेटा एल्काइल हैलाइड की रिडक्शन बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट से हो सकती है, RX था उससे RH बनाना है। अच्छा, एल्काइल हैलाइड से एल्केन आपने पहले भी बनाया ना, कौन से मेथड से, वर्ड्स रिएक्शन में। वर्ड्स रिएक्शन। reaction लेकिन दोनों में फर्क क्या है, जब वर्ड्स रिएक्शन करा रहे थे तो वर्ड्स रिएक्शन में आप 2 मोल एल्काइल हैलाइड लेते हो और ऐसे एल्केन बनती है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ कार्बन एटम रिएक्टेंट से डबल होते हैं ना, yes यस मैम। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं रिडक्शन की, तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, यहाँ आप RX लेते हैं, या तो आप इसमें H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में डालते हैं या 2 नेसेंट हाइड्रोजन, वो डिपेंड करता है आपने रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लिया। बेसिकली यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर एक H इधर, प्रोडक्ट क्या है RH और साथ में HX। अब देखो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में क्या ख्याल है, सेम रहेंगे। same तो यही बात है ना कि एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के 2 तरीके हैं, अगर आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डबल करवाने हैं तो आप वर्ड्स रिएक्शन यूज कर लो, और अगर आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम रखने हैं तो आप रिडक्शन यूज करो। रिडक्शन के लिए बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज हो सकते हैं। यहाँ कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज होते हैं, चलो देखें। सबसे पहले बेटा हाइड्रोजन रैने निकल। व्हाट इज हाइड्रोजन रैने निकल? रैने निकल इज एक्टिव पाउडर्ड फॉर्म ऑफ निकल। अगले उसमें एल्कीन और एल्काइन का रिडक्शन है, इसके बाद उसमें लिखवाऊंगी। एक बात बताओ, याद है कैटलिस्ट को पाउडर कर देते हैं, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस केमिस्ट्री,
ठीक है, Yes, ma'am. सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो उससे कैटलिस्ट आसानी से रिएक्ट करता है ना, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. पावर उसकी बढ़ जाती है, कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो रैनेनिकल यही तो होता है, एक्टिव पाउडर्ड फॉर्म ऑफ निकल, या हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम या प्लैटिनम भी यूज कर सकते थे। पैलेडियम कार्बन का मिक्सचर भी यूज करोगे हाइड्रोजन के साथ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, जिंक NaOH, आप ही बताओ, जिंक और NaOH रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? नहीं? अच्छा, मुझे हाइड्रोजन का चैप्टर याद करो, जिंक में NaOH डालते हो, क्या रिएक्शन होता है? ये नहीं बनता Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, 10th में भी पढ़ते हैं, साथ में हाइड्रोजन। समझ में आई मेरी बात? Yes, Okay, ma'am. ma'am. तो ठीक है, इसने रिएक्ट कर लिया, इसके साथ हाइड्रोजन चाहिए थी, जनरेट करा दी होगी। हम रिड्यूसिंग एजेंट डाल रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा ही कुछ है ना जो हाइड्रोजन देते। Yes, ma'am. अच्छा, उसके बाद याद है मेटल्स एसिड में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकती हैं। Yes, तो आप ma'am. अगर जिंक को एसिटिक एसिड में डालेंगे तो एसिटिक एसिड भी तो एसिड है, वीक ही सही, मगर है तो एसिड। तो Yes, जिंक ma'am. एसिटिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन लिबरेट आउट हो जाएगी। Okay, ma'am. इसी तरह से जिंक कॉपर कपल विद इथेनॉल, अल्कोहल भी चलो वीक एसिड्स हैं लेकिन एसिड तो है, एसिडिक कैरेक्टर के ऑर्डर में ROH भी तो लिखा था। Yes, ma'am. तो रिएक्शन तो यहाँ भी यही होगा कि अल्कोहल को आप जिंक से ट्रीट करोगे या कॉपर से ट्रीट करोगे, जिंक कॉपर अलॉय यूज करते हैं यहाँ। जिंक इज बेसिकली जिसने रिएक्शन शो करना है, तो यहाँ पर जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेगा, जिंक सॉल्ट बन जाएगा, हाइड्रोजन लिबरेट आउट हो जाएगी। जिंक HCl में क्या होगा, जिंक और HCl रिएक्ट करके क्या देंगे, ZnCl और H2. ZnCl2 और हाइड्रोजन। Yes, ma'am. ठीक है, कि जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। उसके अलावा जिंक HCl में जो है एक NCERT का पॉइंट कि जिंक HCl एल्काइल फ्लोराइड को रिड्यूस नहीं करता, ये क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड को रिड्यूस कर देता है, बट जिंक HCl डज नॉट रिड्यूस एल्काइल फ्लोराइड, RF को रिड्यूस नहीं करता है। और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ कोर्स दे रिमेन द सेम। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, आइडो ग्रेटर देन ब्रोमो ग्रेटर देन क्लोरो ग्रेटर देन क्लोरो, सारी जगह यही ऑर्डर चलता है ना, आइडो Yes, ब्रोमो ma'am. क्लोरो क्लोरो। Yes, ma'am. जब हैलोजनेशन कराते हो उल्टा, कि हैलोजन का रिएक्शन कराते हो, तब इससे ऑपोजिट ऑर्डर हो जाता है कि No, फ्लोरीन no. ग्रेटर देन क्लोरीन Chlorine. Bromine, iodine. ग्रेटर देन आयोडीन। अच्छा, और अभी रिड्यूसिंग एजेंट्स देखने हैं। HI रेड फास्फोरस, बेटा HI रेड फास्फोरस जो है वो मेनली एल्काइल आयोडाइड के लिए है, वैसे बाकियों के लिए भी यूज कर सकते हो, पर यूज एल्काइल आयोडाइड के लिए होता है। कैसे बेटे, आपके पास एल्काइल आयोडाइड है RI, HI उसके साथ कंबाइन करेगा, ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, बनाएगा क्या, RH + I2। ये हमने जब बेंजीन की हैलोजनेशन करी थी तो हमने कहा था ना आयोडीनेशन स्लो एंड रिवर्सिबल है, वो इससे Yes. उल्टा रिएक्शन ही तो था, Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर ये भी रिवर्सिबल है। अब रेड फास्फोरस डालने का फायदा ये होता है कि रेड फास्फोरस क्या करता है, वो रिएक्ट कर जाता है बेटा किसके साथ, आयोडीन के साथ, और PI3 बना लेता है। PI3 बनाता है तो रिएक्शन फिर फॉरवर्ड फेवर होगा ना, आयोडीन की कंसंट्रेशन घटेगी, Yes, ली ma'am. चैटलियर प्रिंसिपल, रिएक्शन इज फेवर्ड फॉरवर्ड। मेरी बात समझ में आई बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो रेड फास्फोरस जो है रिएक्ट्स विद I2, वो I2 के साथ रिएक्ट करता है, सो दिस रिएक्शन is favored forward,
रिएक्शन क्या है कि P4I2 से रिएक्ट करेगा और PI3, अब अनबैलेंस लिखा, बैलेंसिंग अपने आप कर लेंगे। उसके बाद है जी बड़ा इंपॉर्टेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, प्यार से LaH भी कहते हैं जी इसको। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को ही रिड्यूस करता है, टर्शरी को नहीं। reduces only primary and secondary alkyl halides, not tertiary. टर्शरी पे ये क्या कराता है? डिहाइड्रोहैलोजनेशन। टर्शरी पे सोडियम भी करा देता था ना, वर्ड्स भी नहीं शो करता टर्शरी, है ना? Yes, ma'am. तो ये भी टर्शरी यहाँ भी रिएक्शन शो नहीं करता। इट कॉजेज dehydrohalogenation on tertiary alkyl halide। जैसे अगर अब शॉर्ट में लिख रही हूँ, CH3 होल थ्राइस CCl LAH से ट्रीट कर दिया, तो यहाँ पे CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, एक तरफ से H एक तरफ से Cl निकल। अगला है बेटा सोडियम बोरोहाइड्राइड, SBH कहते हैं जी इसको प्यार से। सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ और सिर्फ, एक्चुअली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ना काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी को रिड्यूस करवाता है, प्राइमरी पे कुछ नहीं करता। प्राइमरी पे इट हैज नो एक्शन, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो प्राइमरी को देखो, चांसेस रिडक्शन के सेकेंडरी टर्शरी के ज्यादा होते हैं, प्राइमरी के कम, इसलिए प्राइमरी को बस ये रिड्यूस नहीं करवा पाता। So it reduces only secondary and tertiary alkyl halide, is not able to या does not reduce primary alkyl halide। एक तीसरा है जी ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, 3 फिनाइल रिंग लगे हैं और साथ में हाइड्राइड भी है, टिन है। देखो टिन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, 4 बॉन्ड बनाने थे, 3 बॉन्ड बेंजीन रिंग्स के साथ बनाया, 3 बेंजीन रिंग के साथ चौथा हाइड्रोजन लगा हुआ। ये सबके लिए this can reduce all three, primary, secondary, tertiary, ये सबको रिड्यूस कर देता है। ये मैम? तीनों हाइड्राइड डोनर्स हैं। हाँ जी बेटा। मैम एक बात पूछनी थी कि सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड की क्यों मतलब ज्यादा होती है टेंडेंसी रिड्यूस होने की? चांसेस जो है रिडक्शन के, उस पर अटैक इजीली हो जाता है ना। देखो बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है, बेसिकली होना तो यही है ना, RX में से X नेगेटिव निकलेगा, यस मैम। उसकी जगह H नेगेटिव आएगा, ठीक ठीक है। है। तो RX आपको ये भी पता है हेलाइड अच्छा लीविंग ग्रुप है यस ना। मैम। जितना बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, X नेगेटिव का निकलना आसान हो जाएगा ना। यस मैम। ठीक है, ठीक है मैम। चलो ये तो थे आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स, और हमने कहा नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी देख लिया। अब चलो देखो एक दो क्वेश्चन। सबसे पहले तो चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो ये सोच लो कि रिएक्शन हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड इज दिस, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी? Secondary. सेकेंडरी। Second. और सोडियम बोरोहाइड्राइड चेक कर लो, सेकेंडरी को रिड्यूस करता है, बिल्कुल करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं यस मैम। करता है। तो प्रोडक्ट बना दो। करना क्या है? करना तो यही है ना बेटा, ये बॉन्ड तोड़ो, एक H इधर एक H इधर, ये लो प्रोडक्ट बन गया। अच्छा अगले वाला आयोडाइड है और HI रेड फास्फोरस, तो ठीक है, प्रोडक्ट HI रेड फास्फोरस अल्काइल आयोडाइड पे एक्शन बिल्कुल शो करता है। करना तो ये है, हेलोजन तोड़ो, एक H इधर एक H इधर। यहाँ ये समझाने की कोशिश की है कि
चाहे प्रोपाइल क्लोराइड था, चाहे प्रोपाइल आयोडाइड था या आइसोप्रोपाइल था, कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रोडक्ट में दोनों में एल्केन ही बन गया ना। यस मैम। Yes, ma'am. शॉर्टकट तो ये है, जहां हेलोजन है हेलोजन की जगह हाइड्रोजन डाल दो, बस प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। इधर क्या बनेगा? इधर टर्शरी हो गया। तो फिर अगर टर्शरी हो गया तो डिहाइड्रो Dehydrohalogenation. यस, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में भी जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा वो अल्फा, Yes, ma'am. साथ वाला एक तो ये बीटा है, या फिर ये साइडों वाले, ये दोनों एक ही बात है। कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, बीटा 1 या बीटा 2? बीटा 2। बीटा 2 है ना, मोर अल्काइलेटेड बनेगा। तो प्रोडक्ट का डिजाइन बना लेते हैं। ये प्रोडक्ट मिल गया, समझ में आई मेरी बात? यस मैम। Yes, ma'am. ये थी बेटा रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन, जिसमें आपने ये रिड्यूसिंग एजेंट्स, यस यू नीड टू नो कि कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स इसमें यूज किए जाते हैं। ठीक है, यस। अब आते हैं हम रिडक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, हाइड्रोजनेशन जिसको हम कहते हैं। बेटा एल्कीन और एल्काइन की कंप्लीट रिडक्शन करानी है, उनमें हाइड्रोजन ऐड करने हैं और एल्केन बना देते हैं। जैसे कि हम पहले भी थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं कि उसमें कैटलिस्ट निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम यूज करते हैं। निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम जो है कैटलिस्ट यूज करते हैं। होता क्या है बेसिकली, ये जो निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम है वो हाइड्रोजन को पहले अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेते हैं। एक बात बताओ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड एच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। अगर इस पे एडिशन होनी है एल्कीन पे, तो एल्कीन पे एडिशन तो इसी तरह से होनी है ना कि H और H टूटेगा, एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के एक कार्बन को जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन को जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। बेसिकली हमारा रिएक्शन तो यही है ना कि हम कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट, और यहां से एल्केन बन रहा है। यही हो रहा है ना, इधर एक H ऐड हो रहा है, इधर एक H। पहले HH बॉन्ड टूटा होगा बीच में से, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया। जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटा बेटा, तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान काम तो था नहीं। Yes, बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं था, इसीलिए तो निकल प्लैटिनम पैलेडियम डालने की जरूरत पड़ती है। बेसिकली निकल प्लैटिनम पैलेडियम क्या करते हैं, अपनी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर लेते हैं। इससे H और H का जो आपस का बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, इवेंचुअली वो टूट जाता है और एक हाइड्रोजन एक तरफ दूसरा हाइड्रोजन दूसरी तरफ ऐड अप हो जाता है। मेरी बात समझ में आई बेटा? yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, एल्कीन की जगह यहाँ एल्काइन भी यूज कर सकते थे, बस इतना फर्क होगा कि एल्काइन में यहाँ 1 मोल हाइड्रोजन, एल्काइन यूज करोगे तो 2 मोल हाइड्रोजन है, इधर तो एक एक H लगे। करना वही है जी, निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम, ये एल्केन बन जाती। समझ में आई मेरी बात? Yes, ma'am. यस मैम। Ma'am. अगर हम एल्कीन या एल्काइन लेते हैं, एल्कीन या एल्काइन कोई भी ले ले,
और हम उसमें हाइड्रोजन डालते हैं 1 मोल या 2 मोल ऑब्वियसली, अगर एल्कीन है तो 1 मोल, एल्काइन है तो 2 मोल। और ऑर्डिनरी निकल, नॉर्मल निकल 523 to 573 केल्विन टेम्परेचर, और ये एल्केन बन जाता है। यहाँ हमने एल्कीन या एल्काइन से शुरू किया था, बेटा दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड सेबेटियर एंड सेंडर्स रिडक्शन। ये जो ऑर्डिनरी निकल की प्रेजेंस में करा रहे हैं और नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा हाई टेम्परेचर पर करा रहे हैं, इसको हम कहते हैं बेटा नेम रिएक्शन है। दिस इज सेबेटियर एंड सेंडर्स रिडक्शन। मेरी बात समझ में आई? इसको आप सेबेटियर सेंडन रिडक्शन बोलते हैं। और निकल प्लैटिनम पैलेडियम क्या करते हैं, जैसा मैंने समझाया, दे एडसॉर्ब हाइड्रोजन ऑन देयर सरफेस, वीकन द HH बॉन्ड। HH बॉन्ड जो है उसको वीक करते हैं। अच्छा, प्लैटिनम पैलेडियम और रैने निकल। रैने निकल क्या है? एक्टिव पाउडर्ड फॉर्म ऑफ निकल, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाता है, प्लैटिनम के साथ भी, पैलेडियम के साथ भी, और रैने निकल के साथ भी रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। लेकिन ऑर्डिनरी निकल के साथ हाई टेम्परेचर चाहिए, और ये ऑर्डिनरी निकल हाई टेम्परेचर वाले को सेबेटियर सेंडन बोलते हैं। एक और चीज बेटा, यहाँ पर जो, यहाँ लिख देती हूँ, कई बार ऐसे लिखा होता है कि निकल एल्यूमिनियम अलॉय एंड NaOH। अब आप सोचो, निकल और एल्यूमिनियम का अलॉय था, आपने उसको NaOH से ट्रीट कर दिया, तो निकल और एल्यूमिनियम के अलॉय को जब NaOH से ट्रीट किया, उसमें से जो एल्यूमिनियम था वो NaOH के साथ रिएक्ट कर गया। एल्यूमिनियम NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? सोडियम मेटल। सोडियम एल्यूमिनेट। हाँ, NaAlO2 मेटा एल्यूमिनेट यस और हाइड्रोजन। अब इससे दो फायदे हुए, एक तो हाइड्रोजन जनरेट हो गई, और दूसरा निकल और एल्यूमिनियम के अलॉय में से बीच बीच में से सारा एल्यूमिनियम निकल गया, तो जो निकल बचेगा वो पाउडर्ड फॉर्म में ही बचेगा ना। यस मैम। इसलिए दिस इज नथिंग बट हाइड्रोजन प्लस रैने निकल ही है जी ये। तो जहां कहीं भी निकल एल्यूमिनियम अलॉय NaOH लिखा हो तो हाइड्रोजन और रैने निकल ही है। ठीक है बेटा? अच्छा, हाइड्रोजनेशन सिस एडिशन होती है। सिस एडिशन मतलब जैसे ये आपके पास एल्कीन है, तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैक करते हैं, इधर और इधर सेम साइड से अटैक करते हैं। सो लीनियर एल्काइंस जो है, एल्काइन लीनियर होती है, उसके ऊपर हाइड्रोजनेशन ज्यादा आसानी से होती है। हम ये पहले भी कह चुके हैं, एल्काइंस आर मोर रिएक्टिव, लेकिन मैंने रीजन एक्सप्लेन नहीं किया था। जो कंपैरिजन नहीं किया था हमने एल्कीन और एल्काइन का, उसमें मैंने बताया था कि हाइड्रोजनेशन के लिए एल्काइन इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि एल्काइन लीनियर होती है ना बेटा, तो उस पे सिस एडिशन जो है हाइड्रोजन की वो ज्यादा आसानी से होती है। ठीक है बेटा? और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्या होती है, मैंने दोबारा यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखी। जब 1 मोल एल्कीन या एल्काइन की हाइड्रोजनेशन होती है तो उसमें से जो हीट रिलीज होती है दैट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और एल्काइन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एल्कीन से ज्यादा, तो ठीक है ना, एल्काइन में 2 बार हाइड्रोजनेशन होनी, पहले एक बार ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड होगा और फिर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड होगा, तो ज्यादा हीट रिलीज होगी ओवरऑल प्रोसेस में। समझ में आई मेरी बात? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, वहां भी हम ये डिस्कस कर ही चुके हैं ना कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। Stability. स्टेबिलिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बल्कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहें या
ease of hydrogenation. Ease of hydrogenation मतलब कौन कितनी आसानी से हाइड्रोजनेट होता है. तो heat of hydrogenation या ease of hydrogenation या reactivity towards hydrogenation, सारी की सारी all these three inversely proportional to stability. मतलब जिस एल्कीन के अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है, और जो ज्यादा स्टेबल है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है, उसकी रिएक्टिविटी भी बेटा कम है टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन. यस मैम. Yes, ma'am. उसकी रिएक्टिविटी भी कम है, मतलब उसके चांसेस कि उस पे हाइड्रोजन अटैक करेगा वो कम है. तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या ईज ऑफ हाइड्रोजनेशन, इस बात को समझना. ईज ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनेंगे. ये ऑर्डर वही है जो हमने जीओसी में भी लिखा था, याद है कि पहले Yes, चार ma'am. चार एल्काइल ग्रुप, फिर तीन Yes, ma'am. एल्काइल ग्रुप, दो वाले में पहले ट्रांस होता है, फिर दोनों एक साइड वाला, फिर ये सिस होता है, फिर एक एल्काइल ग्रुप, फिर जीरो एल्काइल ग्रुप. अब देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया हमारे पास. इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो क्या करें. यहाँ इसमें दो डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन एक ही मोल डालना है, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा. सोचो. देखो ये जो पहले वाला डबल बॉन्ड है इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन है. 8. 8. ये दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन, इसके लिए ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा. यस, इसके लिए 8 अल्फा हाइड्रोजन है. दूसरे डबल बॉन्ड की बात भी करते हैं. दूसरे डबल बॉन्ड के लिए तो बस ये दो ही है ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. के अल्फा हाइड्रोजन कम है, उसकी हाइड्रोजनेट होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा ये देखो. इस पे कुछ नहीं हुआ, इधर एक एक एच और एच लग गया, ये प्रोडक्ट मिल गया हमें. समझ में आई मेरी बात. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ये ऐसा क्वेश्चन तो वहां भी किया था बेटा हमने कि एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से हाइड्रोजन किस पे ऐड होगा. Triple. ट्रिपल पे है ना. ट्रिपल पे ऐड होगा तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा. ये डबल बॉन्ड बन जाएगा बेटा, जो इस तरह से. ठीक है ना. नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 थे. 1 2 3 4. ठीक है बेटा. Yes, ma'am. अच्छा, अब है हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड. पी ब्लॉक पढ़ चुके हो. हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड वही अभी पीछे जब अल्काइन में किया तो एसिटाइलाइड्स और जो है इलाइलाइड्स की बात की थी. तो इसमें कौन सी एल्केन प्रिपेयर हो सकती है हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड से. Methane. मीथेन है ना. मीथेनाइड क्या होते हैं. मीथेनाइड्स आर कार्बाइड्स विद C4 negative ion Yes, ma'am. and hydrolyzed to give methane. For example, एल्यूमिनियम कार्बाइड है ना, ये देखो क्रिस क्रॉस करते हो Al4C3 मिल जाता है. Al4C3 की हाइड्रोलिसिस कराओ, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड और साथ में मीथेन. इसी तरह बेटा बेरिलियम कार्बाइड होता है, याद है, Be2C. इसकी हाइड्रोलिसिस कराओ, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड और मीथेन मिल जाएगी. एक है इसमें फ्रैंकलैंड रिएक्शन. फ्रैंकलैंड वैसे कई बार हम वर्ड्स के साथ ही करा देते हैं, बट चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल वर्ड्स जैसा ही है. वर्ड्स में आप अल्काइल हैलाइड को सोडियम से ट्रीट करते हो, फ्रैंकलैंड में बस जिंक से ट्रीट करते हो, इतना फर्क है.
कि ये 2 मोल RX इसको जिंक से ट्रीट कर दिया, यहां से ZnH2 निकल गया और आपके पास प्रोडक्ट जो मिला दैट इज एल्केन। दिस इज सिमिलर टू Würth's रिएक्शन। ये Würth's रिएक्शन से सिमिलर है, बिल्कुल उसी की तरह रिएक्शन होता है, बस वहां सोडियम यूज हुआ था और यहाँ जिंक यूज हुआ। समझ में आई मेरी बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये थी बेटा मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स। पहले तो बस ये कि एल्केन जो है वो मेनली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे। देखो एल्केन के अंदर कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, तो इसलिए कोई एडिशन तो होनी नहीं, तो वहां सब्स्टिट्यूशन ही होती है। और एल्केन पोलर होती है कि नॉन पोलर? Non-polar. नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में होमोलिसिस का चांस हो जाता है Yes, ma'am. और होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो इंटरमीडिएट इज फ्री रेडिकल। इसीलिए बेटा एल्केन्स मेनली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाते हैं। दे शो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जहां पे होता क्या है कि जो आपकी एल्केन का हाइड्रोजन है दैट इज रिप्लेस्ड बाय समथिंग। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी इसमें हैलोजनेशन ही है। बट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब तो यही है ना कि हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज सब्स्टिट्यूटेड और थ्रू फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, बीच में जो इंटरमीडिएट बना था वो फ्री रेडिकल है। हैलोजनेशन का मतलब यही है हाइड्रोजन की जगह हैलोजन। जैसे सिंपलेस्ट एल्केन का एग्जांपल लेते हैं जी, मीथेन। आपने मीथेन लिया, आपने उसमें क्लोरीन डाल दी और फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है, तो रिएक्शन कंडीशंस देखना कौन सी होती हैं, आप ही बता दो वैसे फ्री रेडिकल के लिए। Light or high temperature. Light or high. एच न्यू लिखा हो तब भी ठीक है, सनलाइट लाइट एक ही बात है, यूवी लाइट कई बार लिखा होता है, ठीक है, या फिर पेरोक्साइड्स भी चलेगा, Peroxide. Yes. Yes, ma'am. या फिर हाई टेम्परेचर लिखा हो, इनमें से कुछ भी लिखा हो। बेसिकली होना यही है कि एक हाइड्रोजन की जगह एक क्लोरीन। देखो HCl साथ में बाहर निकल आएगा। अच्छा, अगर और भी ज्यादा क्लोरीन से ट्रीट कर दिया इसको, क्लोरीन HNO फिर से लिख लो, एक और HCl निकलेगा, ये बनेगा CH2Cl2। अगर और ज्यादा से ट्रीट कर दोगे तो ये बन जाएगा CHCl3 और फर्दर और ज्यादा से ट्रीट कर देंगे तो ये बन जाएगा CCl4। CCl4. इसमें बेटा दिस इज CHCl3 का नाम क्लोरोफॉर्म, याद है? Yes. Yes, ma'am. और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, वो तुम्हें पता ही है, कॉमन नेम। ये सारे प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलता है जी। ये चारों प्रोडक्ट्स जो हैं इन चारों का मिक्सचर हमें मिलता है। ये सारे प्रोडक्ट्स मिक्सचर ऑफ ऑल 4 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड, ये मिलता है। लेकिन मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा, उसकी बात कर लेते हैं। बेटा अगर हमारे पास क्लोरीन एक्सेस में हुई तो ये पूरा एंड तक जाएगा और मेजर प्रोडक्ट CCl4 होगा। लेकिन क्लोरीन एक्सेस में है तो इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं कि मीथेन कम है। तो ऐसे लिखा होता है कि इफ क्लोरीन इज इन एक्सेस, क्लोरीन एक्सेस में है
या मीथेन इज इन लिमिटेड अमाउंट, ऐसे लिखते हैं कि ये लिमिटेड अमाउंट में है, कम है। अगर मीथेन कम है तो ऑब्वियसली उसके कंपैरिजन में क्लोरीन ज्यादा है, तो CCl4 इज मेजर प्रोडक्ट। और इससे उल्टा, अगर मीथेन एक्सेस में है या क्लोरीन लिमिटेड अमाउंट में है, तो पहला प्रोडक्ट CH3Cl वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अच्छा, मीथेन में 4 तरह के प्रोडक्ट मिले और इथेन में 9 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। बनाकर नहीं दिखाऊंगी, लेकिन वो सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि एक एच को सब्स्टिट्यूट किया या 2 को किया या 3 को किया, फिर आपने कौन कौन से किए, वो सारी पॉसिबिलिटीज हैं। जितनी बड़ी अल्केन लेते रहोगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट उतने बढ़ते जाएंगे। इसीलिए प्रैक्टिकली दिस मेथड इज नॉट वेरी सूटेबल फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल हैलाइड, क्योंकि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, वो भी इतने सारे प्रोडक्ट्स का मिक्सचर। तो इथेन के साथ 9 प्रोडक्ट मिलता है, इसीलिए दिस मेथड is not practically suitable to prepare alkyl halides ना। अच्छा मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, इतने सारे प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलता है और फिर उनको सेपरेट करना भी तो एक दूसरे से बहुत मुश्किल होता है। मेरी बात समझ में आई बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, आज हम यही रुकते हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। नाउ वी आर डन विद द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मैं कुछ लिख के नहीं दे रही हूँ आपको क्वेश्चन, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज बची है, ये केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की मैं पहले ही इकट्ठे डिस्कस कर चुकी हूँ। ऑसिलेशन इफेक्ट वगैरह वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो सिर्फ आपके पास एक ही चीज बची है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन। बाकी सारा जो है वो आपका काम कवर हो चुका है। तो आई थिंक इतना तो आप खुद देख लोगे ना कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन के क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारा काम आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? Yes, ma'am. चलो, मैं आपको क्विकली स्लाइड्स दिखा देती हूँ। बेटे आज यहाँ से शुरू किया। ये नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, RPS 1 है बेटा, इसकी जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? और RPS 2 जो है वो रिएक्टिविटी है, वो रहती है हमारी। बाकी सारी तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, है ना मैम? हाँ जी बेटे। मैम, ये जो CH2COO के जो दोनों ग्रुप्स लगे हैं मैम, इस वाले को दोबारा एक्सप्लेन कर देना, इसकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ये वाला, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस? यस मैम। कुछ नहीं बेटा, 2 CO के हैं तो दोनों हट गए। एक और होता तो ये, जहां से CO के तोड़ते हो उस पे ऑड इलेक्ट्रॉन दे देते हो। इधर से भी तोड़ दिया, इधर से भी तोड़ दिया, ऑड इलेक्ट्रॉन इधर से भी आ गया, इधर से भी। पर अकेला एक CH2 क्या कर सकता है? अकेले एक CH2 में से तो कुछ नहीं बनेगा। एक CH2 और एक CH2 जुड़ जाएंगे। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन थे। ये ऊपर वाला ने एक बॉन्ड बनाया, नीचे वालों ने एक बॉन्ड बनाया, तो डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है? मैम। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात कि इस टेस्ट में हाइड्रोकार्बन्स और पॉलीमर्स आएगा, प्यूरिफिकेशन नहीं आएगी। ठीक है? पहले शेड्यूल में वो भी था, लेकिन वो हमने कटवा दिया। Thank you, ma'am. तो यू विल हैव हाइड्रोकार्बन्स। कल मतलब परसों हम हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट करेंगे और फिर एक लेक्चर हम पॉलीमर पे लगाएंगे। आपका टेस्ट 27th को है, आपको पता है ना? Yes, ma'am. नाउ इट इज कंफर्म्ड बेटा, टेस्ट 27th को है। ठीक है? और छुट्टी भी आपको पता है? यस और नो?
शेड्यूल आपके yes, पास आया ma'am. हुआ है ना हॉलीडेज वाला? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, कर ma'am. रहे हैं। कल छुट्टी। मैम इस वाली स्लाइड पे ये जो क्वेश्चन है इसको फिर से एक्सप्लेन बोलो। मैम इसमें और- जो ये फर्स्ट क्वेश्चन कराया था आपने। ये वाला यस मैम। देखो, हमें ये समझ में आता है कि ईज ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जो कम स्टेबल है वो ज्यादा रिएक्टिव है। अब इसमें 2 डबल बॉन्ड है। ओके मैम। आप स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन से गिनते हो, इसके 8 है, इसके 2, ये कम स्टेबल है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर 1 मोल हाइड्रोजन है तो वो इसी पे ऐड होगा। ठीक है बेटा? ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम बेटे। स्टॉप शेयर कर दूं बेटे?